अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है एक नए चैप्टर के साथ, नया चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का डायनेमिक्स। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो तमाम वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि काइनेमेटिक और डायनेमिक जो है वो एक ही ब्रांच में आती हैं, जिसका नाम है आपका मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं डायनेमिक्स। दोनों केसेस में, दोनों ब्रांचेस में हम मोशन के हवाले से पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम उसका कास, विदाउट इन्फ्लुएंस, मास एंड फोर्स के हवाले से बात होती थी, जैसे कि आपकी कार्स हैं, आपके हवाई जहाज वगैरह, वो आपकी काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। और डायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कास कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मूव क्यों कर रही है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से कोई वजह तो होगी, उसकी मोशन की कोई वजह तो होगी। उस वजह के हवाले से हम इस चैप्टर में डायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो मैंने उधर भी उस चैप्टर में भी चैप्टर नंबर 2 में मैंने डेफिनेशन स्टार्ट की थी, डायनेमिक्स की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, अगेन मैं लिखवा रहा हूं। तो डायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है, ये ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। मैंने कहा मैकेनिक्स की दो टाइप्स हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। क्योंकि अब जो है हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो काइनेमेटिक्स के हवाले से था। अब डायनेमिक्स में हम जब डेफिनेशन करेंगे डायनेमिक्स की, क्या कहेंगे? अ ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स, सॉरी अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के हवाले से पढ़ते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज, इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट था आपके काइनेमेटिक्स में, और इधर आएगा विथ इन्फ्लुएंस, मास एंड फोर्स। यहां तक हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद उम्मीद है आप लोगों को डायनेमिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम मूवमेंट के हवाले से, किसी भी बॉडी की मोशन के हवाले से पढ़ते हैं, लेकिन वो मोशन किस वजह से काज होती है किसी भी बॉडी में, उस काज के हवाले से बात होगी। अब वो काज क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो अगर हम बात करें फोर्स की, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी मूव करती है। फोर्स लगाने से बॉडी मूवमेंट में आ जाए तो वो केस आपका डायनेमिक्स में आएगा। और अब डायनेमिक्स की डेफिनेशन के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है फोर्स के हवाले से है, तो आइए चलते हैं हम फोर्स के हवाले से। अब फोर्स किसे कहते हैं जरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है फोर्स। जनरली अगर हम बात करें फोर्स के हवाले से, हम क्या कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, सही। ये ब्लॉक जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। अब हॉरिजॉन्टल, तकरीबन हॉरिजॉन्टल किसी सरफेस के ऊपर है। जब तक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, अब इनिशियल स्टेट इस ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल इसकी स्टेट रेस्ट में है, सही। अब ये रेस्ट में है, तो जब तक मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो, लेट्स सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की रफ्तार से मूव कर रहा था, जब तक इसके ऊपर मैं एक अपोजिट फोर्स ना लगाऊं, या इसके अलोंग या इसके अपोजिट, चलो इसके अपोजिट में फोर्स लगाता हूं, तो ये फोर्स इसको कोशिश करेगा, इस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा। रोकेगा कब? और
कब इसको रोक नहीं पाएगा वो केसेस मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की डेफिनेशन लिखो कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट रुकी हुई चीज को हरकत में लाए या कोई हरकत वाली चीज को रोकने की कोशिश करे, उस तरह के एजेंट को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी? फोर्स इज एन एजेंट विच tries to force is an agent which produce or tends to produce any change, कोई भी तब्दीली। Force is an agent which produce or tends to produce any change on an object if it is at rest or moving with uniform velocity called force। तो यहां तक हो गई डेफिनेशन। आइए इस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर करवा दूं। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो प्रोड्यूस करे या टेंस टू प्रोड्यूस करे, वो एक चेंज लाने की कोशिश करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो अगर हम रुके हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कोशिश क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल कोशिश होगी कि वो अपनी हरकत को, यानी अगर वो रुका हुआ है वो कोशिश करेगा कि अपनी स्टेट को बरकरार रखने की। लेकिन अगर उस जो अप्लाई फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स इतना ज्यादा है कि वो उसकी कोशिश को नाकाम बना के उसको मोशन में लाए, तो या दूसरा केस, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हरकत में है, तो फोर्स क्या होगा? कोशिश करेगा वो हरकत वाली चीज को रोकने की। अगर उस फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की इतनी सलाहियत है कि जो आने वाली जो चीज जो हरकत कर रही है उसकी तरफ आ रही है, उसको रोक सके, तो वो बॉडी क्या होगी? उसकी स्टेट चेंज होगी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जरा मैं फर्दर क्लियर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डेफिनेशन हो गई। फर्दर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और इसका कोई मास है लेट सपोज 10 kg, और ये आपको मालूम है। अब इधर जो आपका वेट है W इक्वल टू mg, W इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है W इक्वल टू mg, और हमें मालूम है इस केस में जो इसका वेट है एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी की बात है। तो मास क्या है? 10 है, और मल्टीप्लाई करो ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में वेट जो मिलेगा 100 न्यूटन मिलेगा। W इक्वल टू 100 न्यूटन। अब मैं बात करता हूं, लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मास हमारे पास 10 kg है। मैंने एक फोर्स लगाया 8 न्यूटन का, फॉर एग्जांपल 8 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं। चलो 80 न्यूटन का मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है? 100 न्यूटन का वेट है, और फोर्स 80 न्यूटन का है, और वेट कितने का है? 100 न्यूटन का है। फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है? इस ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट में है। किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इनिशियल में, लेट सपोज बहुत कम फोर्स लगाया इनिशियल। इमेजिन करो एक चिंटी आती है, एक एंट है, वो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाती है। एंट तो फोर्स लगा रही है ना, लेकिन ये ब्लॉक इतना वजनी है, इसका मास इतना ज्यादा है
कि वो इजिली एंड के जो फोर्स को रेजिस्ट करके मतलब के क्या कर सकता है, अपनी जो इनिशियल स्टेट है, कौन सी इनिशियल स्टेट, रेस्ट वाली स्टेट को बरकरार रखेगा, क्योंकि एंड तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। लेकिन जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि इस ब्लॉक जो रुका हुआ ब्लॉक है इसको हरकत में लाने की। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी टेंडेंसी है कि मैं रुकी हुई जो हालत वाली जो स्टेट है कौन सी ब्लॉक की, उसको मैं मोशन में ला सकूं। कब तक मैं इसको मूव करवा सकता हूं? जितना इसका, अगर हम बात करें मास के हवाले से, अगर ये 10 kg का मास है इसका, अगर मैं इतनी फोर्स लगाता हूं कि इसके मास यानी इसके वेट को क्रॉस कर जाए, इसके वेट को क्रॉस कर जाए, तो उस दौरान ये हरकत में आ जाएगी। लेकिन इसके वेट से कम मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये कभी भी मूवमेंट में यानी हरकत में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को क्लियर करवाता हूं। जैसे कि एक दीवार है, लेट्स सपोज इसी वॉल को समझ लो, और मैं किसी बंदे को बुलाता हूं, कहता हूं आपने इस वॉल को यूं करके धक्का देना है। चलो, दीवार समझो कि एक पक्की सी दीवार है, स्ट्रॉन्ग दीवार है। वो दिन भर बेचारा 2 घंटे तक धक्का लगाता रहेगा और बेचारा थका हारा, दीवार ने तो मूव नहीं करना है, हालांकि उसने फोर्स लगाया। अब उस दीवार को हरकत में लाने के लिए बंदे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उसको मूव करवा सके। हाँ, अगर बात करें किसी ट्रक के जरिए से फोर्स लगाएं या ट्रक को इधर लाके इसके जरिए से हम ट्रक का एक्सीलरेटर दबा दें और इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा दें, तो ट्रक के अंदर इतनी सलाहियत होगी कि इस दीवार को गिरा सके। मेरी बात समझ रहे हो? तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी रुकी हुई स्टेट को हरकत में लाने की कोशिश करता है। हरकत में कैसे लाता है? यानी फोर्स और इस ऑब्जेक्ट की लड़ाई होती है। अगर फोर्स जीत गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी स्टेट बदल कर लेता है। अगर रुका हुआ है तो ये मोशन में आ जाएगा। अगर ये मोशन में था, दूसरा केस, पहला केस आप लोगों को क्लियर हो गया कि अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं अगर कम लगाएं तो ये रेस्ट वाली स्टेट वाला जो ब्लॉक है वो हरकत में कभी भी नहीं आएगा। कब वो हरकत में आ सकता है? जब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स इसके वेट को क्रॉस कर ले तो ये हरकत में आ जाएगा। लेकिन अगर इस केस में हम मिनिमम फोर्स, जैसे कि मैंने चिंटी की मिसाल दी थी, इतना फोर्स अगर वो चिंटी भी लगा रही है तो ये कभी भी अपनी स्टेट को बदलेगा नहीं, क्योंकि इस केस में ब्लॉक और फोर्स की क्या हो रही है, एक हिसाब से लड़ाई हो रही है। अगर फोर्स जीत गया तो इसने अपनी स्टेट बदलनी है, अगर फोर्स हार गया तो इसने अपनी स्टेट बरकरार रखनी है। पहला केस तो मैंने बताया अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को फोर्स हरकत में लाने की कोशिश करेगा। और दूसरा केस, फॉर एग्जांपल कोई ट्रक है जो चल रही है किसी रफ्तार से, या बस है, एक बस है किसी रफ्तार से चल रही है, और एक बाइसाइकिल है, साइकिल वाला है जो किसी लेट सपोज ये एक साइकिल है, सही, और इसकी जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड और इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, सही। अब ये दोनों हरकत में है। आगे जाके हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो मोमेंटम के हवाले से है। मोमेंटम के हवाले से भी मैं बात करूंगा, वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब इधर मोमेंटम की भी बात आती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो उधर हम इंशाल्लाह मोमेंटम की बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं या कोई और बंदा मेरा दोस्त खड़ा है और ये हाथ फैलाए क्या कर रहा है, बस को कह रहा है कि आप आओ तो सही, मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, सही। बस आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फॉर एग्जांपल इसको भी 20 ही कर दो, सही। अब बस के अंदर बस की अगर हम बात करें, इसका मास बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। अब जो बंदा है, बंदे के अंदर इतनी सलाहियत तो नहीं है कि बस को रोक सके, बस तो इसको कुचल देगी। हालांकि इसने फोर्स लगाने की कोशिश तो की, इनिशियल वे में इसने फोर्स लगाया बस के ऊपर, लेकिन बस के अंदर इतनी सलाहियत थी कि इसको कुचल के निकल जाए। अब इस बस को रोकने के लिए हमें एक ऐसी चीज सामने रखनी है जो इसकी निस्बत पावरफुल ज्यादा हो, वो इतना फोर्स लगा सके कि इस बस को रोक सके। यानी इस बस की जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है, मूव कर रही है, मूविंग में है, हरकत में है, इसकी स्टेट को चेंज करके रेस्ट में ला सके।
और दूसरा केस फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल वाला है और अगेन मैं अब हाथ फैलाए इस बाइसाइकिल वाले के सामने खड़ा हूं और इसकी जो रफ्तार है इनिशियल थोड़ी सी कमजोर है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेट्स सपोज चलो 20 ही रख दो, कोई बात नहीं 20 ही रख दो, तो बस की निस्बत बाइसाइकिल को रोकना हमें आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू बस की निस्बत। तो ये था हमारे फोर्स के हवाले से। फोर्स एक ऐसा एजेंट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने में मदद करता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स कोशिश करेगा, कोशिश लफ्ज मैंने यूज किया, मुकम्मल कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोशिश करेगा, अगर फोर्स ज्यादा है तो वो रोकेगा, उसकी स्टेट को रेस्ट में लाएगा, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो वो उसको मूव करवाएगा। तो मतलब सिंपल फोर्स जो है वो स्टेट को चेंज करने में काम आता है। ये था हमारा फोर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा इनर्शिया के हवाले से। अब इनर्शिया को मैं डिस्कस करता हूं। जरा इनर्शिया देखिए, इनर्शिया की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखते हैं। इनर्शिया is a characteristics ये है इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और फोर्स और इनर्शिया अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स फर्क नहीं कर पाते हैं फोर्स और इनर्शिया के दरमियान। फोर्स सिंपल आप लोगों का, मैंने थोड़ा सा फोर्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी मिक्सअप कर दिया था, तो वो डिफरेंस भी मैं अगेन इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगा। फोर्स क्या है? फोर्स सिंपल चेंज करना स्टेट को। फोर्स क्या है? फोर्स सिंपल लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो ऑब्जेक्ट चेंज करे, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करे। लेकिन अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की। जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो वो जो बॉडी है, लेट्स सपोज जो मैंने दो केसेस लिए थे, एक ब्लॉक जो रुका हुआ था और एक मैंने गाड़ी ली थी और बाइसाइकिल ली थी जो मूवमेंट में थी। क्या थी? हरकत में, MOVEMENT। एक चीज, एक स्टेट तो रुकी हुई थी, एक स्टेट हरकत में थी। अब इनर्शिया क्या है? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, लेट्स सपोज अब मैंने कहा ब्लॉक की बात की, ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा के इसकी स्टेट तो चेंज करूंगा। लेकिन इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी खुसूसियत है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो ये ब्लॉक शुरू में कोशिश करता है कि अपनी स्टेट को बरकरार रखने की। वो जो बरकरार रखने की कोशिश करे उसका नाम है इनर्शिया। जो कोशिश का नाम लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूं उसको कहते हैं इनर्शिया। लेकिन सिंपल आपका जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश में होगा। जैसे कि मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, ये इधर ऊपर इस टेबल के ऊपर है, लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसके ऊपर है। कयामत आएगी जब तक इसके ऊपर फोर्स ना लगे ये मूवमेंट में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इतना तो होना चाहिए कि ये इसके जो रेजिस्टिव फोर्स के खिलाफ जो ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो लड़ाई कर रहा है, जो इसके खिलाफ जो फोर्स लगा रहा है, अपने मास की निस्बत, इसका जो जितना वजन होगा उसकी निस्बत, जितना ये अपने सलाहियत के लिहाज से जितना फोर्स लगा सकता है, उस सलाहियत को, उस रेजिस्टिव फोर्स को, उस केस को हम कहते हैं इनर्शिया।
लेकिन अगर फोर्स इसके रेजिस्टिविटी से, इसके खिलाफ वाले जो फोर्स के खिलाफ जो लड़ाई करने वाला जो इसका मास है इससे ज्यादा हो तो वो ब्लॉक क्या करेगा, मूवमेंट में आ जाएगा। क्लियर है? इनर्शिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये था इनर्शिया। उम्मीद है आप लोगों को इनर्शिया भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम। अब मोमेंटम की कैसी डेफिनेशन होगी, क्योंकि मोमेंटम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे एफएससी में आप लोग मोमेंटम के हवाले से भी पढ़ोगे। मोमेंटम जनरल अगर मैं डेफिनेशन करूं मोमेंटम की, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और आप लोगों ने मैथ्स में ये टर्म पढ़ी होगी, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमें मोमेंटम मिलता है। ये है मोमेंटम। अब मोमेंटम की फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम की तमाम चीजें मैं क्लियर करवा दूं, फिर मैं मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगा। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी जो था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसी तरह मोमेंटम जो है इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p, कैपिटल P से प्रेशर, ये दिस वन P। और मैंने मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली मोमेंटम जो है मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब मास को मैं मल्टीप्लाई करूं वेलोसिटी के साथ तो हमें मिलता है मोमेंटम। हमें क्या मिलता है? मोमेंटम। तो जरा देखिए, आप इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। मोमेंटम कहते किसे हैं? बाकी डायमेंशन के हवाले से इसका डायमेंशन एफएससी में आप लोग पढ़ोगे। तो फर्दर अगर मैं बात करूं मोमेंटम के हवाले से, अब ये चीज याद रखिए, एक मेरे पास अगेन एक बस है और एक साइकिल है, अगेन एक साइकिल है। और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल जनरली कि मैं कहता हूं इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, और इस साइकिल की भी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। और दूसरा, अब इस बस का जो मास है फॉर एग्जांपल जनरली होता तो नहीं है, जनरली छोटा सा मैं ले लेता हूं 400 kg, और इस साइकिल का जो वजन है लेट्स सपोज 20 kg है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बस का मोमेंटम ज्यादा है या आपकी बाइसाइकिल का मोमेंटम ज्यादा है, तो आप लोग क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वेलोसिटीज को देखोगे। अच्छा, बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और बाइसाइकिल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। अब दूसरा केस देखते हैं इसके मास के हवाले से। इसका मास 40 kg है, इसका मास 20 kg है, तो मास में वेरिएशन आ रहा है। और हमने मोमेंटम तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेट्स सपोज मोमेंटम ऑफ बस के लिए P लिख के B लिखता हूं, मोमेंटम ऑफ बस में निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मास क्या है? बस का मास क्या है? 400 है, उसको मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, तो मुझे मिलता है ये 4000 मोमेंटम। अब जरा इसकी यूनिट भी देखिए। मोमेंटम की यूनिट जो मास है, मास के लिए हमें मालूम है kg इसकी यूनिट होती है, और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और दूसरी एक और यूनिट भी है मोमेंटम की, वो हमें मिलती है न्यूटन सेकंड। ये भी मैं बताऊंगा कि दूसरी यूनिट ये भी है, कॉन्सेप्चुअल केसेस पे आप लोगों को दे सकते हैं कि मोमेंटम की न्यूटन
सेकिंड कैसे यूनिट मिलती है वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। जरा देखिए, अब पी मैंने लिखा मोमेंटम ऑफ बस। मोमेंटम ऑफ बस जो मुझे मिला 4000 यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम ऑफ बाइसाइकिल, चलो पी बी वाई लिखता हूं बाइसाइकिल के केस में, अगेन बी इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, साइकिल सी लिख देता हूं, डायरेक्ट साइकिल कर देता हूं पी सी, दैट इक्वल टू, अब मास क्या है 20 है और वेलोसिटी क्या है 10 है, तो मोमेंटम ऑफ साइकिल क्या मिलेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताइए कि बस और बाइसाइकिल का जो मोमेंटम है किनका ज्यादा है, किसका कम है और किसका ज्यादा है। अगर हमने वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई किया बाइसाइकिल का और वेलोसिटी और मास मल्टीप्लाई किया बस का, तो इस केस में हमें मोमेंटम किसका ज्यादा मिला, बस का ज्यादा मिला। क्यों मिला, क्योंकि इसका मास ज्यादा था, इसका मास ज्यादा था। ये आप लोगों को क्लियर है। अब दूसरा केस में एक बनाता हूं कि अगर इनके मासेस सेम हो, अगर इनके मासेस सेम हो तो फिर क्या होगा, अगर इनके मासेस सेम हो, फॉर एग्जांपल दूसरा केस। अब मासेस सेम कब हो सकते हैं, लेट सपोज मैं दो बॉल्स ले लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट ये ए है और ये बी है, लेट सपोज इसका मास है 5 kg और इसका मास है 5 kg। अब इसकी वेलोसिटी है अगेन 8 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब डायरेक्ट आप बता सकते हो किस बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जब मासेस को आप कंपेयर करोगे तो दोनों के मासेस सेम है, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि मोमेंटम में फर्क आ रहा है, तो लाजमी सी बात है कि वेलोसिटी में कोई ना कोई वेरिएशन होगी, एक कम होगी वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब दो ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंटम कब बराबर हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उस वक्त बराबर हो सकता है जब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस भी सेम हो और उनकी वेलोसिटी भी सेम हो। उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बराबर हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर करना। आगे लेक्चर्स में आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे एक्शन एंड रिएक्शन के हवाले से। अब मैं मोमेंटम का केस, उधर में एक एग्जांपल थी न्यूटन थर्ड लॉ में, जैसे कि कोई गन है, फॉर एग्जांपल कोई गन है और उस गन को मैं फायर करता हूं, इधर से बुलेट निकलती है, क्या, अब हमें मालूम है हमने एक्शन किया और ये बुलेट निकली, इसने रिएक्शन किया, यानी सॉरी हमने एक्शन किया, बुलेट ने एक्शन किया और उसी दौरान ये एक झटका देती है, एक रिएक्शनल फोर्स बैकवर्ड, हमें एक रिएक्शन मिलता है। तो मतलब अगर हम गन का मोमेंटम निकालें और बुलेट का मोमेंटम निकालें, दोनों केसेस में दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना। क्यों सेम होगा, वो इसलिए सेम होगा कि अब जो गन है, गन का मास बुलेट की निस्बत तो ज्यादा होगा, गन का मास बुलेट की निस्बत तो ज्यादा होगा। लेट सपोज इसका मास फॉर एग्जांपल 5 kg है फॉर एग्जांपल, और बुलेट जो है लेट सपोज 1 kg की है फॉर एग्जांपल। 1 kg तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूं। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी हालांकि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जनरली समझाने के लिए छोटी सी मैं वेलोसिटी ले लेता हूं। इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसने मूव किया। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी बैकवर्ड, जैसे कि आप लोग जब गन चलाते हो तो गोली चलने के बाद एक झटका सा बैकवर्ड लगता है, उस झटके की मैं बात कर रहा हूं। बैकवर्ड एक झटका लगता है, तो उस दौरान जो झटका बैकवर्ड लगता है उस दौरान वो एक वेलोसिटी हम थोड़ा सा मूव करते हैं। उस मूवमेंट के दौरान जो वेलोसिटी हो, लेट सपोज आपके पास 4 मीटर पर सेकंड है, तो इस केस में दोनों का मोमेंटम सेम होगा। जब वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ये कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में रख लेना। और दूसरा केस, अक्सर आप लोग गाड़ियां चलाते हो, बड़ी ट्रक है। अब ट्रक की जब उसके मीटर पे सुई 80 पे आ जाती है तो ट्रक की रफ्तार बहुत तेज होती है। अब बाइसाइकिल की 80 की रफ्तार और ट्रक की 80 की रफ्तार में आसमान जमीन का फर्क है। यह फर्क क्यों होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है?
या कार की 80 की रफ्तार और किसी मोटर बाइक की 80 की रफ्तार में आसमान जमीन का फर्क है। वो फर्क क्यों आता है, कभी जनरल लाइफ में आप लोगों ने सोचा है, डेली लाइफ में? वो इसलिए फर्क आता है कि जो गाड़ी है उसका वजन तो ज्यादा है, किसकी निस्बत? बाइसाइकिल की निस्बत या मोटर बाइक की निस्बत। तो उस मास में वेरिएशन की वजह से उसका मोमेंटम, किसका मोमेंटम? गाड़ी का, कार का मोमेंटम ज्यादा होगा, उसकी रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसकी निस्बत? मोटर बाइक की निस्बत। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में बिठा लेना। तो मैंने ये यूनिट बताई थी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और एक और यूनिट बताई, ट्रिकी यूनिट, ये आप लोगों के पेपर में आ सकती है, न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड मोमेंटम की कहां से आ गई? आप लोग परेशान हो? परेशान तो लाजिमी सी बात है, हो रहे होगे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं आप लोगों को। अब मोमेंटम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे का है, ये अभी बताना पड़ रहा है, मजबूरी सी बात है, मजबूरी है, क्या करूं। F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें मालूम है कि फोर्स बराबर होता है मास एंड एक्सेलरेशन के। तो हमें मालूम है मास जो है किलोग्राम है, केजी है, और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हमारे सर आइजैक न्यूटन में, न्यूटन साहब ने अपने नाम से फोर्स की यूनिट क्या रखी थी? न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जिधर जिधर फिजिक्स में आप लोगों को किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिखे, उसकी जगह आप लोगों ने न्यूटन पुट करना है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? जरा देखिए इन दोनों की शक्लों में क्या फर्क है। इधर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड इसलिए बना क्योंकि इधर वेलोसिटी यूज हुई, क्योंकि मास के साथ वेलोसिटी ने प्रोडक्ट फॉर्म बनाया। लेकिन इस केस में मास और एक्सेलरेशन प्रोडक्ट फॉर्म बना रहे हैं, जिसकी वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है। अब मैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि टाइम की जो एसआई यूनिट है सेकंड है ना। अब ये सेकंड तो एज इट इज रखो, इस सेकंड को मजबूरी से जबरदस्ती में ऊपर लेके आता हूं। अगर मैं सेकंड से मल्टीप्लाई भी करूं और सेकंड से डिवाइड भी करूं, किसी भी इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हम कोई नंबर ऐड करते हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, तो वही नंबर हमें ऐड करना होता है इक्वेशन के राइट साइड में, ताकि वो इक्वेशन बैलेंस रहे, कोई फर्क ना आए। कोई केस हम, यानी जब हमें मजबूरी पड़ती है किसी, उस टाइम हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस केस में हमें जरूरत पड़ रही है सेकंड की, तो हम सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एज वेल एज सेकंड से डिवाइड भी कर रहे हैं, ताकि ये इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब ये सेकंड को जब मैं क्या करता हूं, ऊपर लेके आता हूं, तो इस केस में क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और जब ये ऊपर आएगा, आप लोगों को मालूम है इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 तो है। जब इसको ऊपर लाऊंगा तो ये ऊपर आके क्या बनेगा? ये सेकंड पहले से है, अगेन एक और सेकंड आ गया, ये डाउनवर्ड डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो इसकी जो ऊपर वैल्यू जो 1 है वो -1, जिसको फिजिक्स की जबान में पर सेकंड कहते हैं, क्योंकि सेकंड है तो पर सेकंड, अगर मीटर होता तो पर मीटर। तो अब ये और ये दोनों मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इन दोनों के बेसिस सेम है। मैथ्स का एक फार्मूला था, एक रूल था कि अगर दो चीजों के बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में एड अप होते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड दोनों मिल जाएंगे और डॉट सेकंड अलग से। तो मोमेंटम इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। तो अब इस चीज की जगह, किसकी जगह? मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं न्यूटन लिख सकता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर आइजैक न्यूटन ने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह अपने नाम से एन सिंबल रखा, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, जो यूनिट है फोर्स की। तो इसकी जगह मैं न्यूटन पुट करूं, मोमेंटम इक्वल टू, इसकी जगह मैंने न्यूटन पुट किया, आगे हमारे पास सेकंड है तो न्यूटन सेकंड बना। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन सेकंड कैसे मिलता है। क्लियर है? तो फर्दर अगर हम बात करें, मजीद बात करें, देखते हैं मजीद क्या बात है इसके हवाले से, मोमेंटम के हवाले से। फिलहाल यहां तक मेरे ख्याल से मजीद कोई बात नहीं है।
तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को फोर्स को, एनर्शिया, मोमेंटम, इन तीनों में फर्क और इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।